नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो चुनौतियां हैं कृषि के क्षेत्र में, तो हमने विपणन संबंधी और उत्पादकता संबंधी देख ली थी। अब जो चैलेंजेस में पहला जो सिलेबस में लिखा हुआ है डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, तो उस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर अगले टॉपिक में फार्मर डिस्ट्रेस और अगले टॉपिक में फिर हम डिस्कस करेंगे जो वेदर डिपेंडेंसी है, मानसून पर निर्भरता है, मौसम पर निर्भरता, उसके बारे में। तो सबसे पहले अभी यहाँ देख लेते हैं घटती उत्पादकता। तो अब घटती का मतलब तो आप समझते ही हैं, डिक्लाइन। अब उत्पादकता का मतलब क्या होता है ये भी आप समझते होंगे। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उत्पादन और एक होती है उत्पादकता। हम इसको अगर अपने पढ़ाई वाले एग्जाम्पल से समझें तो ऐसा समझते हैं कि आपने 8 घंटे आज दिन भर में पढ़ाई करी और आपने क्या किया कि आपने हर टॉपिक के लगभग 4 सब्जेक्ट्स के एक टॉपिक निपटा दिया आपने। ठीक है, पढ़ भी लिया, नोट्स भी बना लिए, रिवीजन भी कर लिया 8 घंटे में। अब अपने दोस्त से मिले तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई आज तूने क्या पढ़ा, तो आपने बता दिया यही सब। फिर आपने उससे पूछा तो उसने बोला कि ये तो मेरा 4 घंटे में ही हो गया था। तो उसने बोला यार तू और मैं तो सेम टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि अंतर है डिफरेंसेस का, कोई अलग रिसोर्स पढ़ रहे हो। तो उसने 4 घंटे में ये सब चीज़ें हासिल कर ली। ठीक है, ये सब पढ़ लिए जो उसने 8 घंटे में पढ़ा, मतलब ये 2 बार इन चीज़ों को पढ़ सकता है। इसका मतलब दोनों ने प्रोड्यूस तो सेम चीज़ करी ना, इसने भी इतना पढ़ा दोनों ने बराबर, पर हुआ क्या कि एक ने उसी चीज़ को कम समय में पढ़ लिया और दूसरा काम भी कर लिया, और एक ने पूरे टाइम वही काम किया। तो जो प्रोड्यूस हुआ वो तो दोनों के लिए सेम था, लेकिन मैटर क्या करता है, टाइमिंग। एक ने ज़्यादा टाइम लिया, एक ने कम टाइम लिया, तो जिसने कम टाइम में उतना ही काम कर लिया दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि 1 एकड़ खेत से हमने फसल उगाई 100 किलो, किसी और ने उतनी ही ज़मीन में और सेम वही रिसोर्सेज पे उसने क्या किया कि ज़्यादा उत्पादन कर लिया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई। उसने एक एकड़ के खेत में 200 किलो का उत्पादन कर लिया। ये वाली यहाँ पे बात है। तो इसकी अगर हम परिभाषा लिखें यहाँ पे कि उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट के पश्चात प्रति हेक्टेयर उत्पादन का कम होना ही घटती उत्पादकता है। ठीक है, ये यहाँ पे कवि कह रहा है ऐसा। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें और ये देखें कि भाई कि क्या सिर्फ हेक्टेयर के मामले में, मतलब हेक्टेयर के हिसाब से बस हम बोल सकते हैं क्या कि अगर उत्पादन के मामले में उत्पादकता घटी बढ़ी, तो जैसे हम एक चीज़ यहाँ पे देखें कि कंपेयर करें अगर हम यूएसए और इंडिया को, तो यूएसए में 3,500 प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ किसका। अब इसको आप यहाँ पे इसको क्विंटल कर सकते हैं। ठीक है, 3,500 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ, मक्के का उत्पादन हुआ 3,500 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और वहीं अगर हम देखें कि भारत में जो है तो यही 2,000 है, 2,000 कुंटल प्रति हेक्टेयर। समझ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि यूएसए में 3,500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है, जबकि भारत में यही 2,000 हो रहा है, 2,000 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। अच्छा, अब एक हासमान सीमांत उत्पादन, मतलब हासमान लिख देता हूँ मैं, हासमान सीमांत उत्पादकता। इसमें क्या होता है, इसके अनुसार कृषि उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट, इसमें श्रम लगा, निवेश लगा, बढ़ने से प्रारंभ में वृद्धि होती है। मतलब इसके अनुसार कृषि उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट बढ़ने से प्रारंभ में उत्पादकता तो बढ़ेगी, बट बाद में उत्पादन स्तर कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसा समझ लेते हैं कि
इनपुट बढ़ाए तो उत्पादकता शुरू में बढ़ेगी और बाद में कम हो जाएगी। ठीक है। और दो तरीके होते हैं मापन के। पहला होता है कि हम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता देखें, दूसरा हम प्रति श्रम उत्पादकता देखें। कि भाई जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं ना, तो ऐसे ही मतलब कि 10 लोग मिलकर ही पूरा 1 हेक्टेयर खेत में काम कर दिया जहाँ लोग 50 लोग लगा रहे थे। अब अगर हम आगे बढ़ें और कुछ डेटा देखें कि भाई 2020-21 में जैसे उत्पादकता बोल रहा घट रही है, तो एक बार देखते हैं इंडिया में। तो 2020 से 20-21 और 21-22 इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर रबी की फसल की हम बात करें तो 160 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ। ठीक है, मतलब मोटा माटी अंदाजा लगाइए 160 मिलियन मैट्रिक टन होगा, वो इतना उत्पादन हुआ। तो 2021-22 में यही चीज़ 159 हो रखी थी। ठीक है, इसका जो आपको ये जो यूनिट लिखा 160 MT, इसका मतलब ये है मीट्रिक टन। ठीक है, और यहाँ पे लाख जो है साइलेंट है, तो 160 लाख 1,60,000 ऐसे 1,60,000 मैट्रिक टन, यहाँ पे 1,59,000 मैट्रिक टन इतना उत्पादन होगा। फिर खरीफ, तो अगर हम खरीफ की फसल में देखें तो 143 मैट्रिक टन, मतलब 1,43,000 मैट्रिक टन, और 2021-22 में घट के 140 मैट्रिक टन, मतलब 1,40,000 मैट्रिक टन हो गया। मतलब कितने, इसमें 1,00,000 मैट्रिक टन की घटोतरी हो गई, इसमें 3 की घटोतरी हो गई। इसके अलावा अगर हम मोटा अनाज में देखें, जबकि इसको तो बढ़ना था पर ये घटा 51, मतलब 51 लाख मैट्रिक टन, और यहाँ 50 लाख मैट्रिक टन हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि उत्पादकता जो है इस तरीके से घटी है। अब अगर हम कारण देखने के लिए जाएं कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उत्पादकता जो है घट रही है, तो आप पाएंगे कि वेरियस कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें आपका पर्यावरणीय कारक है, आर्थिक कारक है, तकनीकी कारण है, सामाजिक राजनीतिक कारण है, संस्थागत कमजोरी कारण है, और वैश्विक प्रभाव है, और कुछ अन्य फैक्टर भी जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं पर्यावरणीय वाला। ठीक है, तो पर्यावरणीय कारक क्यों आ रहा है, कारण है ये, क्या क्या शामिल है पर्यावरणीय कारण में। तो सबसे पहले तो पता ही है आपको क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं घटती उत्पादकता। ठीक है, ये भी याद रहे, घटती उत्पादकता पढ़ रहे हैं। तो घटती उत्पादकता पहले हमने देख लिया कि होता क्या है कि उत्पादकता घट रही है, उत्पादकता का मतलब क्या है, फिर हमने डेटा को देख लिया। अब कारण जो है वो कारण देख रहे हैं। तो पहला हमने पर्यावरणीय कारण क्यों नज़र डाली, तो इसमें पहला आया हमारा जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि अनियमित मानसून, मतलब कैसे अनियमित मानसून, मतलब बारिश का समय और मात्रा अनिश्चित होने से फसल चक्र बिगड़ जाता है। अब जैसे देखिए, एक इसको उदाहरण की तरह समझे कि धान बोया जाता है आपका जून जुलाई इस महीने में बोया, मोस्टली इसी महीने में हो जाता है काम। ठीक है, अब मान लीजिए कि जून में नहीं हुई बारिश स्टार्ट, 1 जून को मानसून केरल पहुंच जाता है, पर मान लीजिए नहीं हुई जून में स्टार्ट बारिश। अब रोपे लगाने हैं, तो भाई अब रोपे लगाने हैं मतलब, तो उसके लिए क्या चाहिए, जो पूरा हमारा खेत है जो जिसमें रोपे लगाने हैं वो पूरा क्या होना चाहिए, पानी से ढका हुआ होना चाहिए, मतलब दलदला होना चाहिए, पानी भरा हुआ उसमें होना चाहिए। अब भाई गिरा ही नहीं पानी तो क्या करें, और गर्मी का मौसम था तो इतना पानी भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या समस्या आती है कि फिर वो चक्र बिगड़ेगा, जो उसका टाइमिंग है जून जुलाई वाला वो शिफ्ट होगा आगे, फिर उससे कटाई के समय दिक्कत आएगी, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जैसे 2021-22 में देर से मानसून आया तो धान की बुआई भी देर से हुई। ठीक है,
दूसरा सूखा और बाढ़ आ गया। ठीक है, सूखा, ये मैं इसी के अंदर से, एक सेकेंड, इसके अंदर सबसे पहला हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन। इसके अंदर हमने देखा कि जो मानसून है वो अनियमित हो रखा है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे सूखा और बाढ़। अब क्या हुआ, 2022 में बाढ़ आई, उससे 45% भूमि प्रभावित हुई। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है सूखा और बाढ़ आने से। तापमान में अगर वृद्धि हो जा रही है तो होता क्या है कि गेहूं और धान की फसल प्रभावित होती है। तो अगर तापमान, जैसे मान लीजिए कि गेहूं को जब बोया जाता है, गेहूं रबी की फसल है, तो अक्टूबर नवंबर में तापमान कम होता है, लेकिन अगर उसमें तापमान कम नहीं है तो उसमें प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से 2022 में क्या हुआ था, 10% उत्पादन जो है घट गया था गेहूं का 2022 में। ठीक है, अब पहला जलवायु परिवर्तन हो गया, सॉरी ये पर्यावरणीय वाला हो गया। अब इसी में हमारा एक अगला जो कारण है, मतलब पर्यावरणीय कारण में ही क्या है हमारा, मृदा अवक्रमण। इसमें भी कई चीज़ें आएंगी, तो जैसे कि उर्वरता की हानि। ठीक है, सबसे पहला तो ये उर्वरता की हानि। अब ये कैसे होगी उर्वरता की हानि, जैसे पंजाब हरियाणा है, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े खेत हैं बड़े पैमाने पर। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उर्वरकों का यूज़ होता है। अब उर्वरकों का यूज़ होता है तो क्या होता है कि इससे मृदा में हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, मतलब नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी आ जाती है। तो अति मतलब सिंचाई कर रहे हैं, अति रसायन डाल रहे हैं उसमें। फिर उसके बाद और मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन तो वनों की कटाई हुई या फिर अतिचारण हो गया, तो इससे मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जल के साथ मृदा की एक परत जो है कट के बह जाती है। फिर जैसे अति सिंचाई करते हैं तो उससे क्या होता है, लवणीकरण होता है। अत्यधिक सिंचाई से मृदा में नमक जमा हो जाते हैं। जैसे देखिए क्या हुआ, अब खूब सिंचाई किए तो क्या होगा, जो नीचे का जो मिनरल्स है, नीचे की जो चीज़ें हैं, वो सब ऊपर परत में बैठ जाएंगी। और फिर जब वो पानी चला जाएगा तो वो पानी जब वो चला जाएगा तो वो जो लवण थे वो ऊपर ही पड़े रह जाएंगे मृदा की सतह में, और उससे क्या होगा, वो मृदा को खराब करेगा, अवक्रमित करेगा। ठीक, अब अगला है इसी पर्यावरणीय कारण में ही जल संकट। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, उत्पादकता घट रही है, भू स्तर गिर रहा है। क्यों गिर रहा है भू स्तर, अब इतनी सिंचाई करेंगे भाई साहब। ठीक है, भूजल स्तर, लोग आप नॉर्मल से देखिए, लोग घर में गाड़ियाँ साफ करते हैं तो इतना पानी वेस्ट कर देते हैं जितने में कि एक बारात नहा ले। पर क्या करेंगे, अब उसको इतना धुल रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ को, जो नॉर्मल धुल ही जा सकती है आराम से 2-3 बाल्टी में। पर मतलब ऐसा लगता है सफ़ेद को साफ कर करके पूरा एकदम ऑफ वाइट से पता नहीं क्या बना देंगे। तो जल संकट में क्या है, भूजल स्तर में गिरावट हो रही, क्यों हो रही है, पंजाब में, तमिलनाडु में ट्यूबवेल से अति सिंचाई हो रही है, और इसे 2 से 3 मीटर प्रति वर्ष नीचे चला जाता है भूजल स्तर। ठीक है, दूसरा सिंचाई की पारंपरिक प्रणाली, अभी भी वही, मतलब चालू कर दिए मोटर और उससे पानी बह रहा है। अरे भाई साहब, उससे कितना नुकसान है। ठीक है, हर फसल थोड़ी ना धान की फसल है कि सबको खूब पानी चाहिए। ये नहीं कि एक बार में मतलब लोगों को लगता है कि अगर हम क्या लगा देंगे, स्प्रिंकलर लगा देंगे या फिर ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा। वो पैसा उनको भारी पड़ रहा है, लेकिन जब इस तरीके से पानी वेस्ट करेंगे तो जो 20 रुपए का पानी बॉटल अभी खरीदते हैं ना स्टेशन में, तो 200 रुपये का खरीदना पड़ेगा कुछ दिन बाद, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप 70 रुपये पेट्रोल था, 110 रुपये है आज, आप घूमना कम नहीं कर देंगे कि मैं 2 किलोमीटर ही बस जाया करूँगा अब गाड़ी से। वो सब नेसेसिटी तो हमेशा चलती रहेगी। तो भूजल स्तर गिर रहा है, सिंचाई की पारंपरिक प्रणालियाँ हैं, तो इससे भी क्या हो रहा है कि जल संकट आ रहा है। सिंचाई की पारंपरिक प्रणाली,
इसके अलावा इसी में ही हम देखें तो रासायनिक खेती, रासायनिक खेती पर अति निर्भरता होने से मिट्टी बंजर होती जा रही है। ये सब चीज़ें हो रही हैं ना हमारे इन सब कारणों में। इसके बाद अगर हम देखें तो कीट और रोग, जल संकट वाले में भूजल स्तर हो गया और आपका सिंचाई की पारंपरिक प्रणाली हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में हम पाएंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आप क्या देखेंगे? आर्थिक कारण में आप देखेंगे कि जो उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत जो है उसमें वृद्धि हो रही। कैसे? देखिए, जैसे आपको कृषि करना है तो आपको क्या चाहिए? बीज चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? उर्वरक चाहिए। ठीक है, इसके आपको कीटनाशक चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? और जो जो चीज़ें लगती हैं, बेसिकली इतना तो याद रखिए, इतना चाहिए। अब यही अगर महंगा मिल जाएगा तो क्या करेंगे? आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा ना कृषि का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, बीज हो गया, उर्वरक हो गया, संकर बीजों की कीमत 50% तक बढ़ी है और उर्वरकों की कमी होना। ठीक है, साथ ही डीजल की जो वो है प्राइस है उसमें वृद्धि हो गई है, तो कई जगह जनरेटर से काम चलता है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो इनपुट लागत है, जो फैक्टर कॉस्ट है, वो बहुत बढ़ती जा रही है। दूसरा, बाजार व्यवस्था की खामियां। कैसे? मूल्य अस्थिरता, जैसे प्याज व टमाटर के दाम बढ़ते व कम होते रहते हैं। तो है क्या कि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिलती, कोल्ड स्टोरेज नहीं है और धारण क्षमता भी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि मार्केट में बेचना ही पड़ता है। अब प्याज तो फिर भी चलो संभाल लोगे कुछ समय तक, लेकिन टमाटर, भले आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, लेकिन किसानों के लिए नहीं है बड़े मज़ेदार। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि छोटे जोत और संसाधनों की कमी, वही सामाजिक कारण यहाँ आ सकता था, लेकिन ठीक है, छोटे जोत और संसाधनों की कमी। अब भाई वही बंटवारा हो रखा है घर में, तो 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर, समझ रहे हैं आप? 2 हेक्टेयर क्या ही होता है, मतलब 86% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन, जो किसान है। ऋण का बोझ 70%, छोटे किसान साहूकारों से 24% ब्याज पर ऋण लेते हैं, जो दिवालियापन की ओर ले जाता है। 24% महीना चलता है, साल का नहीं। जैसे वो 24, मतलब एक प्रकार से क्रेडिट कार्ड वाले ही हैं ये। तो छोटे जोत और संसाधन होने से क्या नुकसान होता है इनको, कि उत्पादकता उस वजह से घट रही है। अगला, अगर हमने देखा था पीछे तकनीकी पिछड़ा, तो तकनीकी पिछड़ापन अगर हम देखें कि इसके क्या कारण है। तकनीकी पिछड़ापन मतलब तकनीकी पिछड़ापन एक कारण है उत्पादकता के घटने का। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुरानी कृषि पद्धति चल रही है। कैसे? रासायनिक खेती पर अति निर्भरता है, इससे मिट्टी बंजर हो जा रही है। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी वो घट रही है। फिर केवल 10% किसान ऐसे हैं जो ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं, अर्थात जल प्रबंधन की समस्या है। मतलब कि अब ड्रिप सिंचाई का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? पानी बहुत ज़्यादा यूज होगा, और पानी बहुत ज़्यादा यूज होगा तो मिट्टी बर्बाद होगी, फसल बर्बाद तो नहीं होगी पर मिट्टी ज़रूर बर्बाद होगी, और ग्राउंड वाटर जो है वो भी ख़राब होगा। तो आने वाले समय में जो उनको दोबारा खेती करनी वो नहीं कर पाएंगे वो। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का अभाव, जैसे कि बीज, जैसे उन्नत बीजों की कमी है, और जैसे बीटी कपास के अलावा अन्य फसलों पर बायोटेक्नोलॉजी का निम्न प्रयोग किया गया है। मतलब बीटी कॉटन के अलावा और किसी चीज़ पे हम देखें कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जीएम क्रॉप्स बनाई गई हो, तो नहीं है। बीटी ब्रिंजल चला, लेकिन वो खाद्य पदार्थों के लिए नहीं अभी आ रहा है। छोटे किसान हैं तो ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ये सब खरीदने के लिए क्षमता ही नहीं है। डिजिटल कृषि का उपयोग ही नहीं करते, जैसे कि किसान मित्र ऐप है या फिर जैसे डीडी किसान चैनल है, सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इंसान जो है अवेयर रह सके कि हमारे लिए क्या स्कीम चल रही हैं, या फिर हम किस तरीके से हम इस तकनीकी का इस्तेमाल करके
अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब नहीं होता है। संस्थागत कमजोरियां या संस्थागत कारण अगर हम देखें क्या है, तो संस्थागत कारण ये है कि अनुसंधान और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है या तो बिल्कुल नहीं हो रहा है या तो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, इस क्षेत्र में नई किस्मों का अभाव है। फोकस ज़्यादातर चावल गेहूं पर है, दलहन तिलहन पर ही है। मतलब बागवानी की तो ऐसी उपेक्षा करके रखे हैं जैसे सिर्फ दाल चावल खाओगे जिंदा रहे। दाल चावल ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन और भी तो दूसरी फसलें हैं। अगर आय का विविधीकरण अगर नहीं करेंगे, कृषि में अगर विविधीकरण नहीं लेकर के आएंगे, डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगा तो किसान की आय नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा अगर और देखें आप तो आपूर्ति श्रृंखला की कमी है, जैसे भंडारण की कमी है, परिवहन की समस्याएं हैं। तो आपूर्ति श्रृंखला की खामियां, तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपका ये है कि जो स्टोरेज है वो फैसिलिटी कम है, और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी भी समस्या है। फिर हम देखें अगला वैश्विक प्रभाव, तो वैश्विक प्रभाव भी कुछ असर डालता है। कैसे असर डालता है, वैश्विक प्रभाव ऐसे असर डालता है कि जैसे आयात निर्यात नीतियां हैं, तो होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव होते हैं और इससे असर पड़ता है। जैसे यूक्रेन युद्ध हुआ अभी, यूक्रेन रूस का चल रहा है जो मैटर, तो यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं और उर्वरकों की कमी हो गई। ठीक, तो वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा कि आयात निर्यात नीतियां जो हैं, जब किसी देश में कुछ हो गया तो उसका इम्पैक्ट हमारे देश में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना होगा, आयात निर्यात जो नीतियां हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है उत्पादकता में। फिर वैश्विक प्रभाव क्या है, जैसे जलवायु समझौते। अब कुछ जलवायु समझौते कराए कहीं, पंच प्राण दे आए या कुछ भी कर लिए, तो उससे असर पड़ता है ना देश में। तो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कृषि पर प्रतिबंध, जैसे पराली जलाने पर बैन। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इस अब क्या है, उनके पास पैसे नहीं है तो उनके पास ये ऑप्शन है कि हम पराली जला दें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे हमें। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि ये अगला इसी में ये देखना है कि सामाजिक और राजनीतिक कारण क्या है। इसके पहले जो हमने देखा, तो अगला ये है कि सामाजिक और राजनीतिक ऐसे कौन से कारण हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि नीतिगत उपेक्षा। कैसे नीतिगत उपेक्षा, कृषि बजट में कटौती की गई। ठीक है, इसका 3% मात्र, मतलब कृषि बजट महज 3% था। मतलब जीडीपी का 3% कृषि में खर्च हो रहा है, जबकि और ज़्यादा होना चाहिए, आर&डी वगैरह करना चाहिए। ठीक है, एमएसपी की खामियां हैं कुछ, 3% ऑफ जीडीपी। एमएसपी की खामियां क्या है, सिंपल सी बात है, आप भी समझ जाएंगे। देखिए, धान और गेहूँ, वैसे तो 24 फसलों के लिए दिया जाता है, पर धान गेहूँ जो है इनमें ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, अब धान में कितना ज़्यादा पानी लगता है। ठीक है, खूब पानी लगा, पहले तो उसको बोने में पानी लगा, फिर सिंचाई में पानी लगा ढेर सारा, फिर जब वो बन गया तो आपके घर जब आ गया, किचन तक पहुंच गया, तो भाई उसको धुलने में पानी, उसको बनाने में पानी। मतलब धान तो ऐसा है कि इतना पानी यूज़ करता, और उसके बाद फिर इसको खाओ तो डायबिटीज़ अलग होना। तो आप देखिए कि एमएसपी इसमें इतना दिया जाता है कि हर इंसान यही फसल बो रहा है। अब इससे कितना नुकसान हो रहा है ग्राउंड वाटर का, ये अंदाज़ा लगाना ज़रूरी, मतलब ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा रहा है। इसके बाद आप देखें गेहूँ, तो जो गेहूँ है आपका, ठीक है, तो उसके लिए भी एमएसपी मिलता है। अब एमएसपी मिलता है उसके लिए भी, तो ये भी अच्छा खासा, मतलब गेहूँ में भी पानी लगता है। ठीक है, 4-5 और पानी लगता ही लगता है। तो एमएसपी में ये खामी है भाई साहब कि इनको इतना प्रायोरिटी दिया जाता है कि इसकी सब लोग इसी को बोते हैं, और फिर जो दूसरी फसलें हैं उनका उत्पादन घटता है। तो ये भी कारण है उत्पादकता कम होने का। इसके अलावा हम देखें शिक्षा और जागरूकता की कमी है। अच्छा, जो एग्ज़ाम की तैयारी करे ना, उसके अलावा रबी खरीफ की फसल आप पूछ लीजिए किसी और से, तो उसको पता ही नहीं चले, बता ही नहीं पाएगा आपको, 2-4 फसल भी नहीं बता पाएगा। तो ये तो चलो आम लोगों के लिए हो गया, पर जो किसान बंधु लोग हैं अपने, जो
खेती बाड़ी करने वाले भाई बहन हैं, वो इस क्षेत्र में ध्यान ही नहीं देते। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में, ताकि वो जागरूक हो इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में जो शिक्षा और जागरूकता है, तो शिक्षा दी जानी चाहिए कि इस जैसे फसल प्रतिरूप के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, सॉइल हेल्थ कार्ड है तो उसके बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, सिंचाई के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए योजनाओं के बारे में। तो जा कर के उन्हें जो उनका उत्पादकता है, उत्पादन है, वो बढ़ेगा दोनों। ठीक है। इसके अलावा अन्य कारण में अगर हम नज़र डालें तो आप इसमें छोटे मोटे बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, जैसे कि हमें मिल जाएगा कृषि में जीवन निर्वाह कृषि होना। ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि होने की वजह से क्या हो रहा है, ये है कि हम खुद ही का उगाए, खुद ही का खा लिए, बस हो गया, है ना। हमारे इतना बड़ा खेत है, हमारे 3 लोगों का परिवार है, 3 लोगों का पेट भर गया, सो गया। हमको नहीं चाहिए कि इसमें से 6 लोगों का हो जाए तो हम 1 साल का और जोड़ लें, तो ये वाली दिक्कत है। फिर उसके बाद ऋणग्रस्तता। एक तो ऋण नहीं मिलना, और ऋण मिल भी जाए तो ऋणग्रस्तता वाली चीज़ है। फिर कृषि पर निवेश में कमी देख रहे हैं आप, 3% के आसपास हो रहा है, तो कृषि पर निवेश में कमी है। इसके अलावा अगला आप देखेंगे जब कारण, तो आपको मिलेगा कि सरकारी सेवाओं तक निम्न पहुँच है, तो कृषि पर निवेश जो है कम है। इसके बाद और क्या है, इसके बाद और रीज़न है सरकारी सेवाओं तक निम्न पहुँच, सरकारी सेवाओं तक निम्न पहुँच। तो ये सब समस्याएं जो हैं बनी हुई हैं। और कृषि पर जीडीपी कम है, 0.3% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होना, मतलब कि 0.3% के आसपास R&D में खर्च हो रहा है कृषि क्षेत्र में। ठीक है। जैसे ICAR, पूसा, ये सब जो बनाते हैं चीज़ें, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब अगर जैसे हम देखें कि सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं क्या इस क्षेत्र में, तो अगर हम उन प्रयासों पर नज़र डालने की कोशिश करें एक बार। अच्छा, ये कुछ सुझाव इधर पे कि ये सुझाव अपना करके क्या किया जा सकता है कि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। जैसे जैविक खेती हो गया, फिर फसल चक्र को मजबूत करके, मिश्रित फसल बो करके, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई करके, सॉइल हेल्थ कार्ड का यूज़ करके, इंश्योरेंस वगैरह ले करके, E-NAM का यूज़ करके, कोल्ड स्टोरेज से। ठीक है। इस तरीके के सुझाव हैं कि सर मतलब कि जो हमारा उत्पादकता है उसको हम बढ़ा सकते हैं, जो घटी उत्पादकता है। अब अगर हम देखें सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं क्या, तो अगर नीतिगत प्रयास हैं, संस्थागत प्रयास हैं, योजनाएं प्रयास हैं, तो नीति में देखिए तो हरित क्रांति आई थी। ठीक है। इसके बारे में आपको यूनिट 2 पेपर 1 पार्ट बी में पढ़ाया जा चुका है। तो हरित क्रांति हो गया जैसे आपका। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी। हरित क्रांति आपकी कब आई है? 1967-68 में। राष्ट्रीय कृषि नीति आई 2000 में। ठीक है। और क्या हुआ? राष्ट्रीय जैविक कृषि नीति आई 2005 में। और क्या हुआ? राष्ट्रीय जल नीति आई 2012 में आपका। इसके अलावा आपका किसान क्रेडिट कार्ड आया 1998 में। इसके बाद आपका E-NAM आया 2016 में। इसके बाद आपका, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। इसके अलावा संस्थागत कुछ प्रयास हुए, वो देख लेते हैं। तो संस्थागत प्रयास तो क्या क्या थे? तो ICAR बना, संस्था बनी, ICAR बनी 1929 में बनी। ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये क्या कर, इसके मतलब काम है एग्रीकल्चर चीज़ में रिसर्च करना। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में 70 के आसपास है। इसके बाद आप देखेंगे भारतीय खाद्य निगम बना, फूड कॉरपोरेशन, ये बना आपका 1965 में। ठीक है। और क्या हुआ? संस्थागत प्रयास, और ये हुआ नाबार्ड बना 1982 में। और क्या बना? और आपका बना भारतीय मौसम विभाग बना, और आपका राष्ट्रीय बीज निगम बना,
राष्ट्रीय बीज निगम बना 1963 में। और क्या बना? और आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बना 1963 में बना, 1965 में बना ये, ठीक है। और क्या बना? और आपका बना कृषि विज्ञान केंद्र, ये कब बना आपका? 1974 में। इसके बाद आपका एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आया, 2020 में आया, ये बहुत अच्छी स्कीम है। फिर उसके बाद किसान आयोग बना 2004 में। ये सब प्रयास के बाद अगर हम और देखें और क्या प्रयास हुए, तो और योजनाएं फिर आई, तो कुछ योजनाएं देख लेते हैं। योजनाएं तो अब देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये आपके 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आई आपकी 2016 में। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये आपकी आई 2015 में। फिर इसके बाद आपका परंपरागत कृषि विकास योजना, ये आई आपकी 2015 में। परंपरागत कृषि विकास योजना में जैविक खेती पर बहुत बल दिया गया। फिर किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। फिर उसके बाद आपका कृषि यंत्रीकरण योजना है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, आत्मनिर्भर कृषि अभियान है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, यह आपका 2005 में। तो इस तरीके से सरकार ने जो है ये सब प्रयास किए ताकि उत्पादकता जो है बढ़ सके। अब अगर हम देखें जो बीच में घटती उत्पादकता जैसे है, तो घटती उत्पादकता का कुछ निगेटिव या कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। तो घटती उत्पादकता के प्रभाव अगर हम देखें, तो आप देखिए, अगर हम आर्थिक प्रभाव देखें, तो आर्थिक प्रभाव में आपको क्या दिखेगा कि भाई उत्पादकता कम होगी तो किसान की जो आय है उसमें कमी आएगी। और क्या होगा? खाद्य मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी ना। इसके बाद क्या होगा? आयात बढ़ेगा, हमारा आयात पर निर्भरता बढ़ जाएगी, तो हमारा क्या होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा। तो ये सब समस्याएं होंगी। जैसे 2023 में 2.1 मिलियन टन गेहूं का आयात किया गया, सोचिए गेहूं आयात करना पड़ रहा है, ये सब मसला है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ और देखें अगर इसी में ही, तो अब देखिए कि सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा? कि गरीबी बढ़ेगी, ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। और क्या होगा? पोषण में कमी आएगी, ठीक है। और क्या होगा? पलायन होगा। और क्या होगा? आपका घरेलू हिंसा भी होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो लिंक है ही। अच्छा, ये सब प्रभाव पड़ गए, तो कुछ और प्रभाव भी पड़ेंगे। पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? पर्यावरणीय प्रभाव देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन होगा, मृदा ह्रास, भौम जल स्तर में गिरावट होगा। मतलब परिणाम ये होगा प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन से, कि परिणाम ये होगा कि मृदा ह्रास होगा और भौम जल स्तर में गिरावट आएगी, उत्पादकता घटेगी, तो ये चीज़ें होंगी होंगी। जैव विविधता को हानि पहुंचेगी, ठीक है। जैव विविधता को हानि होगी। एक फसल प्रणाली अपनाने से कीटों और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा, जैसे पराली जलाएंगे तो CO2 का उत्सर्जन होगा, ये सब समस्या होगी। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? राजनीतिक प्रभाव ये पड़ेगा
कि आंदोलन होने शुरू होंगे बड़े स्तर पे, ठीक है। जैसे अब हमने देखा था अभी 2020-21 में देखा हमने कृषक आंदोलन, फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा संकट आ जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। फिर दीर्घकालिक चक्री प्रभाव पड़ेगा कुछ, जैसे देखिए दीर्घकालिक चक्री प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, खेती में निवेश की कमी होगी, खेती में निवेश की कमी होगी। क्या होगा, किसानों की आय में कमी आएगी। फिर क्या होगा, कम उत्पादकता होगी। फिर क्या होगा, उत्पादकता घटेगी, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से हम देख सकते, अच्छा, और मतलब फार्मर जो अपना जीवन त्याग देते हैं, ये सब भी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें हमने देखी अपने इस टॉपिक पे, घटती उत्पादकता वाले में। आई होप सो आपको पूरा क्लियर होगा, समझ में आया होगा। So thank you so much for watching this video. Have a nice day.